तो अब देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। जो पहला हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन था लेक्चर का, उसमें हमने बात कही थी कि फिजिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। फिर वहां पे हमने बात किया कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम नेचर्स के लॉ की स्टडी करते हैं, है ना। फिर अब हमें क्या करना है, नेचर के लॉ की स्टडी करना है, तो पहले हमें नेचर्स के लॉ को डिफाइन करना है। और नेचर्स के लॉ को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, है ना। तो वहां पे लास्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, अब उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था मेरा स्केलर, दूसरा क्या था, वेक्टर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और उनको हम सिंपल अर्थमेटिक रूल से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपल अर्थमेटिक से ऐड करने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 + 4, तो ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा देगा 5 + 4, वहां पे दे देगा 9। देखो है कि नहीं वहां पे। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब हमारी क्वांटिटी वहां पे क्या होगी, स्केलर होगी। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी 5 है, दूसरी क्वांटिटी 4 है, और ये दोनों मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों हमारे वेक्टर हैं, तो जब मैं 5 + 4 को ऐड करने के लिए बोलूंगा, और अगर तुम बोलते हो कि आंसर मेरा 9 है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्लियर? क्योंकि वहां मैंने क्या डिफाइन किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और जो वेक्टर्स के लॉस को क्या करती हैं, ओबे करती है। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वेक्टर्स क्वांटिटीज को ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। स्केलर में हम क्या बोलेंगे, 5 + 4 हमेशा 9 होगा, लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो 5 + 4 9 नहीं होगा। अच्छा, अब 5 + 4 9 अगर नहीं होगा तो कितना होगा, तो उसके लिए हमें वेक्टर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो वहां पे हमने ये बात कही थी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी वेक्टर क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन के बारे में। क्लियर ना? तो सबसे पहले हेडिंग डालो तुम लोग अब यहां पे वेक्टर। जो सबसे पहली टर्म यहां पे आएगी वो आएगी वेक्टर। अब देखो, वेक्टर जो होता है, वेक्टर हमारा मैथ्स का टॉपिक है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वेक्टर्स के लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तभी हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर पाएंगे या फिर क्या कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, और वेक्टर में सबसे पहले लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो लिखो वहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा ध्यान है ना, हम लोग वेक्टर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग केवल उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं मैं तुम्हें, जिसकी तुम्हें अभी क्लास 7th या 8th में क्या होगी, जरूरत होगी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अगर मैं तुमसे कहीं बोलता हूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमें दो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट इट्स डायरेक्शन। अगर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वही हमारा क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस मेथड की जो क्लास 7th में दिया होता है। तो जब भी हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो चेक करना, इस तरह से एक एरो का सिंबल बना होगा। तो जब भी इस तरह का कोई एरो का सिंबल बना होगा तो वो क्या बता रहा होगा, वो बता रहा होगा वेक्टर को। अच्छा, अब ये जो पूरा पोर्शन होता है लाइन की लेंथ, इसको हम बोलते हैं टेल। तो ये जो एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। अच्छा, मैंने क्या बोला,
ये जो भी लाइन की लेंथ है वो टेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इसको हम बोलते हैं टेल। जो भी लाइन की लेंथ है उसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो पोर्शन रहता है ये पोर्शन मेरा क्या है, हेड है। तो जब वेक्टर को हम इस तरह से एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पूरी लाइन मेरी टेल होगी, और ये पोर्शन जो रहेगा ये पोर्शन मेरा वहां पे क्या रहेगा, हेड रहेगा। अब टेल क्या बताता है, तो टेल बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में। जो टेल रहेगा वो इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। और जो हेड रहेगा, हेड इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और मैं अगर बोलता हूं कि ब्लॉक का मास कितना है, 60 kg, तो जब हम 60 kg की बात करते हैं तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और पर्सन का वेट है, मान लो पर्सन का वेट है वहां पे 600 न्यूटन। अब आगे पढ़ोगे तुम लोग कि जो वेट रहता है, वेट हमारा, वेट भी एक तरह का फोर्स है और उसकी यूनिट न्यूटन होती है। तो अभी तो इतना भूल जाओ कि यूनिट क्या होती है, अभी केवल इतना ध्यान रखो कि अगर मैं कहीं बोल रहा हूं कि एक पर्सन है, पर्सन का वेट वहां पे क्या है, 600 न्यूटन है, तो जब मैं केवल ये क्वांटिटी लिखता हूं तो ये क्या बताती है, ये बताती है वेट का मैग्नीट्यूड। क्लियर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन हुआ तो वेक्टर है, और डायरेक्शन अगर नहीं हुआ तो वो क्वांटिटी मेरी क्या है, स्केलर है। तो मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी वेक्टर की, तो उस वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो मेनली इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा टेल और दूसरा पार्ट क्या होगा, हेड। टेल क्या बताएगा, टेल का मतलब होता है लाइन की लेंथ, और ये लाइन की लेंथ बताएगी किसको, मैग्नीट्यूड को। और ये जो पोर्शन रहेगा ये पोर्शन हेड रहेगा, और ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा उसको डायरेक्शन को। अब जैसे देखो, मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का। तो मैंने क्या बोला, न्यूटन जो होती है वो फोर्स की यूनिट होती है। अब वो आगे हम बात करेंगे कौन से सिस्टम में इसकी यूनिट है, तो इतना केवल ध्यान रखोगे एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अच्छा, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो ये चीज तो तुम्हें देख के पता चल रही है। इसको मान लो यहां पे एक्स एक्सिस, इसको मान लो वहां पे वाई एक्सिस। तो इस डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, इस डायग्राम को देख के तुम बोलोगे कि जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बोलेंगे ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इतना क्लियर है, क्लियर वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फोर्स जो है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि डस्टर है, अब बताओ इस डस्टर का वेट क्या है। जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये डस्टर है, डस्टर का वेट क्या है, तो तुम बोलोगे डस्टर का वेट नीचे है। अगर मान लो हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और कोई अगर हमसे पूछता है कि हमारा वेट कहां लग रहा है, तो हम बोलते हैं हमारा वेट नीचे की ओर लग रहा है। तो वेट क्या है, वेट भी एक तरह का फोर्स है और उसका वहां पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका वहां पे क्या है, डायरेक्शन भी है। अब मैंने तुमसे बोला
कि इसको क्या करना है, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ पेपर ले रहे हैं। और देखो सब लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा। अब देखो जो भी ग्राफ पेपर होता है तो ग्राफ पेपर में इस तरह से डिविजन्स दिए होते हैं, और स्केल से कभी मेजर करना, एक डिवीजन जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये जो भी डिवीजन होता है, ये डिवीजन ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्केल चूज करते हैं। स्केल का मतलब है कि हम ये बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर है। तो मैंने क्या बोला, स्केल हमने चूज करी और स्केल पे हमने मार्क किया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मान लो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में हम स्केल चूज करते हैं, तो वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है। अब मैंने तुमसे बोला कि 1 सेंटीमीटर यहां पे 5 न्यूटन के बराबर है। अब बताओ 1 सेंटीमीटर अगर 5 न्यूटन के बराबर है तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन को देख के बताओ जरा, इस लाइन की लेंथ कितनी है। अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन की लेंथ, ध्यान से देखो, इस लाइन की लेंथ यहां पे 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और इससे पहले हमने क्या बोला, हमने अजम्पशन लिया कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर अगर 5 न्यूटन के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन की लेंथ है वो 10 न्यूटन को वहां पे क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। फिर से देखो, ये एक लाइन है, ये एक डिवीजन है और ये एक डिवीजन है। हमें मालूम है कि एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये 5 टोटल कितना हो गया, 10। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे 10 न्यूटन की ये जो लाइन की लेंथ है वो 10 न्यूटन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब साथ में मैंने हेड लगा दिया। अब हेड लगा दिया तो इसका मतलब कि हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं, जब यहां पे हम शो करते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है इस साइड, और ये भी वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव राइट की ओर, और लेफ्ट की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है ना। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 10 न्यूटन का फोर्स है जो पॉजिटिव एक्स के अलोंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ये जो एक्सिस रहती है, एक्सिस मेरी नेगेटिव होती है। अच्छा, फिर से चेक करो यार, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑब्जर्व करो, इस लाइन की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 15 न्यूटन। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे 15 न्यूटन का फोर्स है। अब बताओ ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब इसको चेक करो, ये तुम्हारा दिखाई दे रहा है हेड, और हेड क्या बता रहा है, डायरेक्शन। इसका मतलब है 15 न्यूटन का फोर्स है जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है नेगेटिव वाई की ओर। ऊपर वाला पॉजिटिव वाई बोला जाता है और नीचे वाला नेगेटिव वाई बोला जाता है। तो हम बोलेंगे 15 न्यूटन का फोर्स है विच इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर ना। अच्छा, मान लो मैंने यहां पे इस तरह की एक लाइन खींच दी, बताओ अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप फिर से चेक करो, लाइन की लेंथ 1 2 3 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20 न्यूटन का फोर्स है।
20 न्यूटन का फोर्स है और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स है और ये एक्ट कर रहा है लेफ्ट की ओर। लेफ्ट का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर मान लो मैंने कभी इस तरह से लाइन ड्रॉ करी और इस पे हेड लगा दिया, अब बताओ फिर से तुम क्या बोलोगे, लाइन की लेंथ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये बता रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, जो कहां लग रहा है, ये लग रहा है पॉजिटिव वाई की ओर। मैथ्स में इतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट रहता है, यहां पे जो भी रहेगा वो पॉजिटिव होगा, यहां पे जो मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, यहां पे जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा। तो जनरली इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर इतना? तो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे, अभी हम 7th और 8th में वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के थ्रू। एरो के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट को हम बोलेंगे टेल, दूसरे को हम बोलेंगे हेड। टेल क्या बताएगा, टेल बताएगा लाइन की, टेल बताएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हेड क्या बता रहा होगा, हेड बता रहा होगा उस वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर इतना? अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन अभी हम लोग दूसरा तरीका नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ते हैं हायर क्लास में। तो अभी वेक्टर को हम इसी तरह से वहां पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हम लोग समझेंगे कि वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। अब ये चीज तुम लोग ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, मेरे पास अगर एक फोर्स है 4 न्यूटन का, अगर मेरे पास एक फोर्स है कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स है मेरे पास 3 न्यूटन का, तो हमारे पास 2 फोर्स हैं, एक है 4 न्यूटन का, दूसरा 3 न्यूटन का, और ये दोनों क्वांटिटी मेरी वहां पे क्या है, वेक्टर है। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब होता क्या है, जब भी हम 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें दोनों के डायरेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम 2 वेक्टर को ऐड करने जाते हैं तो हम 2 वेक्टर को ऐड तभी कर पाएंगे जब उनके डायरेक्शन या फिर एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो। तो अभी तुम लोगों ने एंगल बहुत ज्यादा टर्म तो पढ़ी नहीं है, तो अभी मैं केवल सिंपल रूल बता रहा हूं वेक्टर को ऐड करने का। तो रूल क्या है वो समझ लो। अगर एक वेक्टर राइट की ओर है, F1 फोर्स राइट की ओर है, और F2 फोर्स भी क्या है, राइट की ओर है, तो यहां पे जब हम 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट रहेगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2। लेकिन एक वेक्टर अगर राइट की ओर है और एक वेक्टर तुम्हारा लेफ्ट की ओर है, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ध्यान रखना दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्ट हो जाएगा F1 प्लस F2। और ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं कि ये फोर्स होंगे, हो सकता है इसको A और B मान लो, एक को मान लो वेक्टर A, दूसरा को मान लो वेक्टर B। तो ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था। जब भी हम दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, डायरेक्शन अगर सेम होगा तो आंसर मेरा हमेशा A प्लस B होगा, तो इसमें मतलब हो जाएगा आंसर 7 न्यूटन। लेकिन अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन वहां पे क्या है, ऑपोजिट है, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो जब भी हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट वहां पे लिखा जाएगा F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1। यानी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो वो ऐड हो रही होंगी,
और दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा तो वो वहां पे क्या कर जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब हो गया F1 माइनस F2 या फिर A माइनस B, या फिर बोलो वहां पे B माइनस A, या तो A माइनस B बोले या फिर क्या बोले B माइनस A बोले। तो जो भी बड़ी टर्म होगी उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3 1 न्यूटन। क्लियर ना? अब होता क्या है, हम लोग यहां पे बोलते हैं कि ये तो सिंपल सा केस था, डायरेक्शन दोनों का सेम है तो ऐड हो गया, डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है तो वहां पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब रिजल्ट लिखो। रिजल्ट में क्या बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी बोलते हैं उसको, हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो a प्लस बी से लेके a माइनस बी के बीच में होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, जूनियर क्लासेस की। लेकिन जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे तो हम उसका रीजन भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी केवल तुम्हें सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि एक मेरे पास 4 न्यूटन है, दूसरा मेरा 3 न्यूटन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 7 न्यूटन से लेके 1 न्यूटन तक कुछ भी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि इन दोनों को ऐड किया तो 7 बन गया। हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करें और आंसर मेरा 5 आ जाए, हो सकता है इन दोनों को ऐड करें, रिजल्ट मेरा 5.2 हो जाए, हो सकता है इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हमारा 6.5 आ जाए। तो मैंने क्या बोला है, जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे रिजल्ट हमारा a प्लस बी से लेके a माइनस बी के बीच में होगा। डायरेक्शन सेम हुआ तो a प्लस बी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो वहां पे क्या हो गया, a माइनस बी। इसलिए याद होगा जो फर्स्ट क्लास थी, जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, तो मैंने वहां तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लग रहा था वहां पे 3 न्यूटन का। अब मैंने क्या बोला है, जब भी हम दो फोर्स को या दो वेक्टर्स को ऐड करने जाते हैं रिजल्ट जो रहता है, रिजल्ट डिपेंड करता है दोनों वेक्टर के डायरेक्शन पे। डायरेक्शन का मतलब आगे पढ़ोगे एंगल पे। तो यहां पे जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ऐड का मतलब होता है रिजल्टेंट, ऐड का मतलब हो गया रिजल्टेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ब्लॉक के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में आएगा। क्लियर? अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि एक मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है 10, दूसरी है 4, अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को ऐड करो, बताओ आंसर कहां से कहां जाएगा? तो तुम बोलोगे आंसर 10 माइनस 4, 6 से लेके 14 तक कुछ भी वहां पे क्या है, पॉसिबल है। क्लियर लो इतना? तो जो हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था तो उस लेक्चर को तुम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि यही तुम्हारा क्या है, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है एक्चुअली। क्योंकि हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। क्योंकि स्केलर के रूल्स अलग हैं ऐड करने के, और वेक्टर्स के ऐड करने के रूल अलग है। स्केलर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, लेकिन वेक्टर्स को रूल करने का ऐड क्या है, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे रिजल्ट हमारा a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक कुछ भी पॉसिबल है। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। अभी कल तुम सिंपल इतना ध्यान रखो, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देना, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वहां पे क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर ना? और ज्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की।
तो वहां पे हम स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल लेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो उससे पहले तुम लोग पढ़ के देखना, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, मास लेंथ वॉल्यूम, ये सब मेरी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या हैं, और साथ में हम मेनली बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और किसकी, वेलोसिटी की। क्लियर है इतना? तो इतना तुम लोग नोट डाउन कर लो और अब इसको तुम्हें पूरा क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है इतना?